हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स 11th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है? बेसिकली हमने स्टैटिस्टिक्स में ये चीज़ पढ़ी है कि जो डाटा होता है वो एक बहुत बल्क अमाउंट में होता है, ह्यूज अमाउंट में होता है। उस समय पर वो जो ह्यूज डाटा है उसका अगर आपको एनालिसिस करना है तो उस एनालिसिस के लिए आपको छोटे उसके कहीं ना कहीं रिजल्ट निकालने पड़ेंगे और उन छोटे रिजल्ट्स को हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ये सेंट्रल टेंडेंसी आप ऑलरेडी आपकी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए होंगे, जैसे कि 10th में इसको नाम दिया जाता है मीन, मीडियन और मोड। तो आज अपन वही सेंट्रल टेंडेंसी का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मीन। मीन को हम बोलते हैं एवरेजेस। जैसे हमारे पास 10 या 100 लोगों का या 1000 लोगों का डाटा है और उन 1000 लोगों के डाटा में उन्होंने ये बोला है कि 1000 लोगों का इकोनॉमिक्स में इतने इतने नंबर आए। तो अब उन 1000 डाटा को मैं अगर कैलकुलेट करूंगा या उस 1000 डाटा को अगर मैं आंसर बताना चाहूं तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो उस समय पर मीन काम आएगा कि ऑन एन एवरेज एक बच्चे को इकोनॉमिक्स में कितने नंबर मिले होंगे। जैसे अपन ने बोला कि हमारे देश की नेशनल इनकम $4 ट्रिलियन है। अब सर $4 ट्रिलियन तो पूरे देश की इकोनॉमी हो गई। पर कैपिटा इनकम कितनी, मतलब एक इंसान कितना पैसा कमा रहा है, तो मैं हर एक इंसान से पूछने थोड़ी जाऊं क्योंकि मेरे देश में 140 करोड़ जनसंख्या है। तो अगर मैं 140 करोड़ लोगों से एक एक करके पूछूंगा कि भैया तुम्हारी इनकम बता दो तो मेरे पास कितना ह्यूज डाटा हो जाएगा। तो उस समय पर काम आता है मीन का, एवरेज का। मैं क्या करूंगा, डाटा कलेक्ट करूंगा और उसको डिवाइड कर दूंगा जितनी पॉपुलेशन से मैंने कलेक्ट करा है उसको। तो मेरे पास एक डाटा, एक सिंगल वैल्यू हो जाएगी जिसको हम बोलेंगे। इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि एक कंट्री में 10 लोग रह रहे हैं, देयर आर 10 पीपल। वो जो 10 लोग हैं उनकी जो सैलरी है वो भी ऐसी, कोई 100 रुपए कमा रहा है, कोई 20 रुपए कमा रहा है, कोई 30 कमा रहा है, कोई 40 कमा रहा है, कोई 50 रुपए कमा रहा है, कोई 90 रुपए कमा रहा है, कोई 110 रुपए कमा रहा है, कोई 150 रुपए कमा रहा है। हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और मान लेते हैं कोई फिर 20 कमा रहा है, कोई 10 कमा रहा है। तो अब सर इसका मीन निकाल के बताना है या इसका एक सेंट्रल टेंडेंसी निकाल के बतानी, इसका आंसर निकाल के बताना। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं पूरे 10 के 10 डाटा याद रखूं। तो उस समय पर मैं क्या करूंगा, इसका एवरेज निकाल दूंगा और उस एवरेजिंग को बोलते हैं हम लोग मीन। तो मीन इज द एवरेज ऑफ होल नंबर्स। जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं या जितना भी डाटा है उसको जब आप ऑन एन एवरेज पढ़ोगे उसको हम क्या बोलेंगे, मीन। तो निकाल लो सर कितना है, पीछे 0 2 1 3 5 8 9 9 2 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 2 कैरी ओवर 3 3 और 1 4 5 6 620 तो टोटल ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10 डिवाइडेड बाय 10। हमारा आंसर कितना आया, 62.0 या 62। तो हम बोल सकते हैं कि सर ऑन एन एवरेज एक इंसान इस पूरी कंट्री में 62 रुपए कमा रहा। अब यहाँ पर एक ग्लिच है कि ऑन एन एवरेज जरूरी थोड़ी सभी 62 कमा रहे, कोई 10 कमा रहा है, कोई 110 कमा रहा है, कोई 100 रुपए कमा रहा है, कोई 20 कमा रहा है, सब अलग अलग कमा रहा है। तो ध्यान रखना बेटा, ये ऑन एन एवरेज डाटा हमें देता है, ये कभी भी सही या ऑलवेज करेक्ट नहीं हो सकता। ये नियर टू करेक्ट हो कि सर एक इंसान 62 रुपए के समथिंग कमा रहा है, जरूरी थोड़ी सब 62 रुपए कमा। सपोज हमारी कंट्री की इकोनॉमी है 1600 रुपए, $1600, जरूरी थोड़ी कि हर इंसान $1600 कमा। हो सकता है कोई ज्यादा भी कमा रहा हो सकता है कोई कम भी कमा रहा हो सकता है कोई नहीं कमा रहा हो। So this is known as average, और एवरेज कभी भी टोटल सही नहीं होता, ये ऑन एन एवरेज सही होता है, नियर टू करेक्ट होता है, टोटली करेक्ट कभी नहीं होता। अब बात करते हैं कि सर मीन निकालने के तरीके कितने हैं आपके पास। इसके अलावा इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं बेटा जैसे कि इंपॉर्टेंस वगैरह वगैरह, मैं उस पर ज्यादा इसलिए ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये बेसिकली न्यूमेरिकल टॉपिक है, इस पर न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आते हैं। ये सारी चीजें आपको बहुत काम आएगी। तो अपन देखते हैं कि सर मीन निकाले कितने प्रकार से जाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास देखना पड़ेगा
कि सीरीज होते कितने प्रकार की, तो सीरीज 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली सीरीज होती है इंडिविजुअल। सपोज सिंगल सिंगल डाटा दे रखा है 1 2 3 4 5, ये एग्जांपल है इंडिविजुअल सीरीज के। फिर होती है डिस्क्रीट सीरीज, यहाँ पर सीरियल नंबर या फिर ऑब्जर्वेशन के साथ क्या दिया होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी। तो मान लेते हैं 1 2 3 4 और फ्रीक्वेंसी दे रखी 10 12 14 18, इस टाइप कुछ भी दे सकता हूँ। और तीसरी होती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज जहां पर क्लास इंटरवल्स दी जाती है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। और यहाँ पर साथ में फ्रीक्वेंसी भी दी जाती है, वही 10 20 30 25 15, कुछ भी दे सकते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। तो अब सर हमारे पास 3 प्रकार की सीरीजेस होती हैं, तो क्या इनके मीन निकालने के तरीके भी अलग अलग है? बिल्कुल। अपने मीन निकालने के तरीके कितने होते हैं? मीन निकालने के तरीके भी 3 होते हैं। सबसे पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट मेथड, और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। तो सर 3 सीरीज और उसके निकालने के 3 अलग अलग फॉर्मूले। तो हमारे पास टोटल फॉर्मूले कितने आ गए? 9। हमारे पास टोटल 9 फॉर्मूले सिर्फ मीन अकेले निकालने। इसके अलावा एक फॉर्मूला है कंबाइंड मीन का और एक फॉर्मूला है वेटेड मीन। टोटल 11 फॉर्मूले हैं इस पूरे चैप्टर में। बेसिक मेजर फॉर्मूले 11 ही हैं, इसके अलावा फिर छोटे मोटे फॉर्मूले अलग। ठीक है, तो अपन सर पूरे हमें ये 11 फॉर्मूले याद करने। आज मैं आपको पूरे 11 के 11 फॉर्मूले लिखवाता हूँ, तो समझाता हूँ, और साथ में हम 1-2 क्वेश्चंस भी करके देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के 3 फॉर्मूले कौन कौन से होंगे? सबसे पहला डायरेक्ट मेथड से, दूसरा शॉर्टकट मेथड से, और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड की बात करें तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है समेशन x अपॉन n। ठीक, अब ये कैसे निकलती है ये भी मैं बता दूंगा। समेशन x मतलब टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरा स्टेप डेविएशन a प्लस समेशन x अपॉन n, सॉरी a प्लस समेशन d अपॉन n। तो ये सर d कैसे निकलेगा ये भी मैं बता दूंगा। ये a क्या होता है, इस a को बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। ये क्या होता है ये भी अपन जब क्वेश्चन करेंगे उसमें देखेंगे। और फिर होता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस समेशन d डैश अपॉन n। ये तीनों फॉर्मूले समझ आए? इन तीनों फॉर्मूलों को याद कर लेना। अपन एक क्वेश्चन से करके देखते हैं। सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, हमें दे रखा है n, या यहाँ तो मैं सॉल्व कर दूंगा, यहाँ लिखो। हमें दे रखा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या मार्क्स दे रखे हैं हमें बच्चों के। तो उसमें दे रखा है 20, 10, 5, 4, 12, 13, 16, 18, देन 25, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और लिख लेते हैं अपन अगेन। ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गई। ये क्या हो गया आपका x मार्क्स, उसको हम क्या मान सकते हैं x। तो सबसे पहले फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए? समेशन x। समेशन x कैसे निकलेगा? इन सबको टोटल कर लो। कितना होगा टोटल? 8 और 2 10, 5 15, 21, 24, 26, 30, 35। वेरिएबल 3, 3 और 2 5 और 1 6 7 8 9 10 11 12 13, 135 will be the total। ये 135 के आगे आपके पास समेशन n, सॉरी समेशन x, और n क्या होगा? n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है सर? 10। नंबर ऑफ टर्म इज 10। फॉर्मूले पुट कर दो। समेशन x, तो समेशन x इक्वल्स टू 135 डिवाइडेड बाय n कितना है सर? 10। तो आंसर विल बी 13.5। ये आ गया आपका मीन। दूसरी मेथड से करते हैं, शॉर्टकट से। अब यहाँ पे क्या चाहिए? d चाहिए सर।
समेशन डी चाहिए, तो सबसे पहले डी निकाल लो। डी कैसे निकलता है? a माइनस एक्स। अब ये a क्या है? अज्यूम्ड मीन। इनमें से कोई भी एक को हम मान लेते हैं अज्यूम्ड मीन, तो अब कुछ भी हो सकता है अज्यूम्ड मीन, तो बट ध्यान रखना बेटा, अपन एक यहाँ पर एक फायदा ये करते हैं कि हम ले लेते हैं सबसे छोटी वाली वैल्यू जो कि है 4। अब डी हमने अज्यूम्ड मीन a 4 ही क्यों लिया? क्योंकि अगर हम इससे बड़ी वाली वैल्यूज लेते तो हमारा क्या आता? माइनस पे आंसर आते इधर, और वो माइनस और प्लस को ऐड करने में दिक्कत होती। तो हमने सबसे छोटी वैल्यू को मान लिया a, तो हमारा a हो गया 4। अब d निकाल लो, माइनस करते जाओ, बॉक्स के बाहर वाली वैल्यूज से बॉक्स के अंदर वाली वैल्यूज आपको माइनस करनी है। 20 में से 4 गए 16, 10 में से 4 गए 6, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 4 गया 0, 12 में से 4 गया 8, 13 में से 4 गया 9, 16 में से 4 गया 12, 18 में से 4 गया 14, 25 में से 4 गया 21 और 12 में से 4 गए तो ठीक। इनको ऐड कर लो, जैसे ही ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 90 सॉरी टोटल आंसर इतना 8 9 10 4 14 और 1 15 15 5 20 4 24 24 और 4 28 32 33 33 34 35 36 37 38 39 40 45 4 5 6 7 8 95। ठीक, तो हमारा आंसर कितना आया? 95। ये हो गया हमारा समेशन डी। अब हमारे पास समेशन डी है, हमारे पास ए है, हमारे पास एन है, वैल्यू में पुट कर दो और आंसर निकाल लो। सबसे पहले देखें ए क्या है? ए इज 4 प्लस समेशन डी कितना है? समेशन डी निकला 95 और एन क्या है? 10, तो आंसर आएगा 4 प्लस 9.5 दैट विल बी 13.5। ठीक, और अब हम सीखेंगे तीसरा वाला टॉपिक, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में हमें क्या चाहिए? समेशन डी डैश। डी डैश चाहिए सर। अब ये डी डैश कैसे निकलता है? डी डैश निकलता है कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या होता है? कॉमन फैक्टर का मतलब है C। C will be considered as common factor। कॉमन फैक्टर मतलब D में से ऐसी कौन-कौन सी वैल्यूज हैं जो कि D में से हम माइनस या डिवाइड कर सकते हैं। अब D में से हम क्या-क्या डिवाइड कर सकते हैं सर? D में से हम 2 कैन बी अ कॉमन फैक्टर, लेकिन 2 से 1 डिवाइड नहीं होगा और 9 डिवाइड नहीं होगा। ठीक, तो उस समय पर जब हमारे पास ऐसी कोई डिविजिबल वैल्यू नहीं होती, जैसे ऐसा मान लो उसको कि आपके पास D आया था 5 10 15 20 25, तो यहाँ पे आप कॉमन फैक्टर 5 मान सकते हो कि 5 एक ऐसी वैल्यू जो इन सबसे डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे D में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो सबसे डिवाइड हो जाए, तो अब हम D को क्या मान के चलेंगे? अब हम D को D डैश या कॉमन फैक्टर मान के चलेंगे 1, तो C इज इक्वल्स टू 1। अब अगर 6 सबको अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर वही का वही आना, तो मेरा D डैश जो D है वही का वही हो जाएगा, जैसे 16 6 1 0 8 9 12 14 21 और 8, जिसका टोटल हो जाएगा 90। ठीक, अब ये D डैश निकल गया, फॉर्मूले में पुट कर दो। A क्या था? 4 प्लस D डैश कितना था? 95 डिवाइडेड बाय N कितना था? 10 इनटू कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमने क्या ले लिया? 1। ठीक, जब आप इसको ऐड अप करोगे तो आंसर विल बी 13.5। आप देखोगे मीन आप किसी भी मेथड से निकालो, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो, शॉर्टकट मेथड हो या स्टेप डेविएशन मेथड हो, आंसर सभी के सेम आएंगे। ठीक है, तो ये था पहला वाला टॉपिक विच इज मीन बाय इंडिविजुअल सीरीज। इसके बाद वाली वीडियोस में मैं आपको पढ़ाऊंगा कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट सीरीज। आज के लिए सिर्फ इतना ही। एक चीज और, हम मीन को डिफाइन करते हैं x बार्स। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब।